अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये दिखने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसे कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो एक्चुअली हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस हैं सॉल्ट एंड वाटर में, यानी कि सॉल्ट का वाटर से रिएक्शन है और उसके नतीजे में जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसका एनालिसिस है। समहाउ हम हाइड्रोलिसिस के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस में जो हाइड्रो का वर्ड है डेट एक्चुअली इंडिकेट्स वाटर। हाइड्रो वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स एज अ रिएक्टेंट पार्ट प्ले करते हैं और डीकम्पोज कर दें, ब्रेक डाउन कर दें, तोड़ दें किसी सब्सटेंस को, वो रिएक्शन हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन कहलाएगा। सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वाटर क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन कर देते हैं या रिएक्ट करते हैं किसी सब्सटेंस से, उसे डीकम्पोज कर देते हैं और अल्टीमेटली खुद भी वो उसमें डीकम्पोज होते हैं। ऐसा नहीं है, वो खुद भी रिएक्शन का पार्ट बनते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन रिएक्ट एंड फॉर्म some products by decomposing a substance, that would be called a hydrolysis. A hydrolysis reaction can be seen very much in organic chemistry, लेकिन ना salts भी hydrolysis का reaction करते हैं। असल में किसी salt का water से जो reaction है वो hydrolytic reaction कहलाता है और ये जो फिनोमिना है ये हाइड्रोलिसिस कहलाता है। यानी कि सॉल्ट एंड वाटर का रिएक्शन हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन है और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम हाइड्रोलिसिस के अंडर स्टडी करते हैं। यानी कि इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये हुआ कि इसमें जो सॉल्ट है जब वो आयंस में कन्वर्ट होता है तो वो वाटर से रिएक्शन करके ऐसी प्रोडक्ट बना लेगा जिसकी वजह से सोल्यूशन या एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब सारे के सारे सॉल्ट जो होते हैं ना वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन करके एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं बनाते। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी कि वाटर उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा, वाटर उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा। ऐसे कौन से सॉल्ट हैं जिनको वाटर हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता? जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे तो ऐसी सूरत में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसे अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, यानी कि ये सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा वाटर में, यानी कि वाटर के साथ इसके आयंस रिएक्शन नहीं करेंगे, वाटर के साथ इस सॉल्ट के आयंस हल करने पे रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर आपका वीक एसिड किसी बेस स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है तो ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड की वजह से बना है, ठीक है, ये सॉल्ट एक्चुअली वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोलिसिस करता है और जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होती है विद वीक एसिड। तो याद रखना, ऐसा सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि वीक एसिड के जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, वीक एसिड जो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उस वीक एसिड के सॉल्ट का, वो बेसिक होगा। आप चाहें या लिखना चाहें तो स्ट्रॉन्ग बेस लिख दें। तीसरी बात, जब वीक बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, वीक बेस, तो इन दैट केस वो वाटर के साथ उसका सॉल्ट रिएक्शन करेगा और जो सॉल्यूशन बनाएगा वो होगा एसिडिक। अब स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये,
यानी कि वीक एसिड का सॉल्ट और वीक बेस का सॉल्ट, ये दोनों हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन करते हैं या इनमें हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना आप स्टडी कर सकते हैं, यानी कि इनके आयंस जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हमें एक बेसिक थ्योरी को समझना होगा। देखें, 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास, मैं इन तीनों पॉइंट्स को समझाने से पहले ना 3 चीजें समझाता हूं। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप कहेंगे कि उसमें जो ओवरऑल पीएच होगी वो बेसिक होगी, यानी कि सोल्यूशन अल्कलाइन होगा या बेसिक होगा, ठीक है, या बेसिक होगा, यानी कि पीएच जो होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी। अगर आपका सोल्यूशन मिलके बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, इन दैट केस जो आपका सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, यानी कि उसकी जो पीएच होगी वो लेस देन 7 होगी। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, हमारे पास वीक एसिड है CH3COOH, ये डिजोल्व नहीं होता, लिहाजा इसके मैंने आयंस नहीं बनाए। स्ट्रॉन्ग बेस वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सारी की सारी सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगी। ये 1.3% डिजोल्व होता है यूजुअली अगर हम देखें, और अगर हम डाइल्यूशन ज़्यादा भी कर दें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के मुकाबले में तकरीबन नहीं डिजोल्व होता। लिहाजा अगर आप देखें तो ओवरऑल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कम प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वीक एसिड डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, आयंस में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, और स्ट्रॉन्ग बेस के ज़्यादा आयंस मौजूद होंगे। लिहाजा ओवरऑल जो पीएच होगी हाइड्रोक्सिल आयन के ज़्यादा होने से 7 से ग्रेटर होगी। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूँ से HCl, तो वो किस फॉर्म में होगा सोल्यूशन में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और उसके साथ एक वीक बेस ले लेता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में जाने के बावजूद इंतहाई कम डिसोसिएट होती है, लिहाजा मैंने उसका फार्मूला अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, ना कि अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन लिखा है। अब ये जब सोल्यूशन बनाएगी तो ये एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिकदार हाइड्रोजन आयंस की होगी, क्योंकि HCl ज़्यादा डिजोल्व होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देगा। सो आइंदा कभी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्यूशन देखें तो आप समझिएगा वो एसिडिक सोल्यूशन है, और अगर आप कभी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन देखें तो आप समझिएगा कि वो एक अल्कलाइन सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। आप यूँ समझे कि अगर मैं दुनिया को दूर से देखता हूँ, चांद पे खड़े होकर अगर मैं दुनिया को देखता हूँ तो मुझे दुनिया नीले रंग की नज़र आती है। उसकी वजह जो उस पर ओशियंस हैं उसकी ज़्यादा तादाद, वो मुझे ओशियन की वजह से, पानी की ज़्यादा तादाद की वजह से नज़र आती है नीले रंग की। लिहाजा आप देख रहे हैं कि वाटर चूंकि ज़्यादा अमाउंट पे सरफेस पे मौजूद है दुनिया के, लिहाजा आपको ओवरऑल अर्थ लगती ही ऐसी है मून से जैसे वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर की है या वाटर से मिलके बनी है। आल दो उसमें और भी हिस्से हैं, जंगलात हैं, अमेज़न या पाकिस्तान में जंगल हैं, कराक्रम के सिलसिले हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, बट इसके बावजूद जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में कंसनट्रेशन में मौजूद है वो ऑक्यूपाई कर लेती है ओवरऑल क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सोल्यूशन। सो अगर स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है, वीक एसिड मौजूद है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो वीक एसिड के मुकाबले में ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है, और वीक एसिड उतना हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस कर पाता। दैट इज़ वाई वो अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। व्हाट इफ अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दूं, तो उससे जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल। समझ रहे हैं ना, न्यूट्रल क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों सारे का सारा डिजोल्व हो जाते हैं, तो सारे हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन तकरीबन बराबर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, लिहाजा मिलके ये वाटर बना लेंगे। ना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो पाएगी, ना हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो पाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है वो न्यूट्रल आएगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट
स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल क्यों होता है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट जो बनता है वो बेसिक क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का एसिडिक सॉल्ट क्यों होता है। लेट्स मूव टूवर्ड दैट थिंग। देखें, सबसे पहले तो हम स्टडी करते हैं, अगर मैं न्यूट्रल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करूं, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो क्या होगा। देखिए, आपने क्या किया है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया एंड इसने खुद को कन्वर्ट कर लिया सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। वाटर ने सोडियम क्लोराइड सॉलिड को सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस जो बने हैं, ये जो सोडियम आयन क्लोराइड आयंस बने हैं, ये फर्दर वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते, यानी कि ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करता, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ने वाटर में डिसॉल्व होकर बनाना था एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन। वो जो एल्यूमिनियम आयन है ना, वो वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं और बनाते हैं, देखें, एल्यूमिनियम आयन पे होता है +3 चार्ज, एक क्लोराइड आयन पे होता है -1 चार्ज। +3 चार्ज वाले वाटर मॉलिक्यूल के 3 हाइड्रोक्सिल आयन अपने साथ जोड़ लेते हैं। क्यों? +3 रिक्वायर हाइड्रोक्सिल आयन, कितने? -1 होते हैं, तो 3 रिक्वायर करेंगे। तो अल्टीमेटली आपका ये जो +3 है, ये 3 हाइड्रोक्सिल के साथ जुड़ जाता है। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि एल्यूमिनियम ने, इधर सोडियम ने वाटर से रिएक्शन नहीं किया, वो आयन की फॉर्म में ही मौजूद है। क्यों? सोडियम आयन इज अ वीक कॉन्जुगेट एसिड, ये बेस नहीं है, ये एसिड है, लिहाजा ये वीक है, हाइड्रोक्सिल आयन को कैप्चर करके सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा नहीं बना सकती, लिहाजा सोडियम आयन में मौजूद रहेगी। लेकिन वाटर के जो 3 मॉलिक्यूल थे ना आपके पास, 3 मॉलिक्यूल, उसमें से हुआ यूं कि एल्यूमिनियम ने ये 3 हाइड्रोक्सिल आयन जो है ना, ये अपने साथ अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद बना लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैं ऐसा करता हूँ, ये हाइड्रोक्साइड इसके करीब लिख देता हूँ ताकि एक प्रॉपर मॉलिक्यूलर फार्मूला लगे। और साथ पीछे क्या बच गया? पीछे बच गए 3 क्लोराइड आयन और 3 हाइड्रोजन आयन। आप कहेंगे इनको आपस में जोड़ दें। क्लोराइड आयन इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस, ये एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, वीक कॉन्जुगेट बेस, तो ये हाइड्रोजन आयंस को कैप्चर नहीं कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा, जोड़ नहीं पाएगा, ऐड नहीं कर पाएगा अपने अंदर। लिहाजा क्या होगा? ये HCl बना नहीं पाएगा। तो लिहाजा सिस्टम में क्लोराइड आयंस और हाइड्रोजन आयन अनरिएक्टेड रहेंगे। हुआ क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड में से एल्यूमिनियम ने वाटर से रिएक्शन करके तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, लेकिन पीछे हाइड्रोजन आयन छोड़ गया। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक थोड़ी होगा सॉल्ट, वो तो बहुत सारे होंगे। लिहाजा वो जितने ज़्यादा फार्मूला यूनिट्स होंगे, उतने ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयंस बनाते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और आपका सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होता जाएगा। लेकिन NaCl में अगर मैं वाटर ऐड कर देता हूं, तो NaCl का वाटर ऐसा नहीं करेगा कि सोडियम हाइड्रोक्सिल आयन को गेन कर ले, एज अ यूँ समझें कि ये एक्ट करेगा एज अ एसिड, और जो क्लोराइड आयन है वो हाइड्रोजन आयन को गेन कर ले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये वीक कॉन्जुगेट एसिड और वीक कॉन्जुगेट बेस है, लिहाजा ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन को कैप्चर नहीं कर सकती। अल्टीमेटली ये हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ होगा नहीं, लिहाजा वाटर की रूम टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थी वो कितनी होती है? 10⁻⁻⁷। और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁷। ये मेंटेन रहेगी। लिहाजा सोडियम क्लोराइड चूंकि ऐसे आयंस बना रहा है जो हाइड्रोलिसिस नहीं करते, हाइड्रोलैटिक रिएक्शंस नहीं करते, प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, लिहाजा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुई। अगर वो चेंज नहीं हुई तो सोल्यूशन क्या रहेगा? सोल्यूशन आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल।
लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड की सूरत में जो एल्यूमिनियम आयन है ना, उसने हुआ यूं कि वाटर से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ये वीक बेस है, वीक बेस, ये डिसॉल्व नहीं होती। जब ये डिसॉल्व नहीं होगी तो ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं लूज करेगी। जब हाइड्रोक्सिल आयन नहीं लूज करेगी तो होगा यूं कि अगर मैं इसको इनडायरेक्टली देखूं तो ये हाइड्रोक्सिल आयन लूज नहीं करेगी, तो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका एसिडिक। सो सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड सोडियम HCl और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बना है। तो ऐसे सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट कहलाते हैं, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होकर ना एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं ना बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ही नहीं करते, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस ही नहीं करते। अब हम ऐसा करते हैं, यूज करते हैं सॉल्ट्स ऑफ वीक बेसिस, सॉल्ट्स ऑफ वीक बेसिस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड वाटर से रिएक्शन कर लेता है। इट मीन्स ये हाइड्रोलिसिस करेगा क्योंकि वाटर से रिएक्शन कर रहा है। ऐसा रिएक्शन हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कहलाता है। और होगा क्या, उससे दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। स्टूडेंट गौर से देखिएगा मेरी बात को। अमोनियम आयन होता है पार्शियल पॉजिटिव, क्लोराइड होता है नेगेटिव। अमोनियम आयन वाटर के हाइड्रोक्सिल आयन को कैप्चर करके बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और पीछे क्या बच गया आपका, पीछे बच गया क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन। अब क्लोराइड आयन HCl से हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता। क्यों? अगर ये क्लोराइड आयन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर भी लेगा तो HCl बनाएगा और HCl बनते ही डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों? HCl जो होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये बन भी जाए ना, ये वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन बनाना पसंद करता है और क्लोराइड आयन बनाना पसंद करता है। लिहाजा इसका ये जो रिवर्सिबल पार्ट है ना, ये ना होने के बराबर होता है। लिहाजा अगर ये हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन सोल्यूशन में मिलके HCl बना भी लें, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बना भी लें, तो फिर भी ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में ही रहेंगे। हुआ क्या, क्लोराइड आयन जो होता है वो इस काबिल नहीं होता कि वो हाइड्रोजन को सोल्यूशन के अंदर पकड़ कर दोबारा HCl बना सके। लिहाजा हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारे सोल्यूशन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कैप्चर कर लिया अमोनियम आयन ने और बना लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है एक वीक बेस। वीक बेस क्या कर रही है, तब बन रही है जब हाइड्रोक्सिल आयन सोल्यूशन में से कैप्चर होते जा रहे हैं अमोनियम आयन के जरिए, तो पीछे क्या छोड़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे सोल्यूशन क्या होता जाएगा, एसिडिक। वैसे भी ये जो HCl है ना, दैट इज एक्चुअली इंडिकेटर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि अगर HCl आयोनाइज होता तो वो हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन बनाता। सो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर जो सोल्यूशन बनाएंगे वो भी एसिडिक ही होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास दोनों सूरतों से, दोनों नजरिए से, दोनों तरीकों से ये हो रहा है कि अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन वाटर के साथ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन करके वीक बेस बनाता है और पीछे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन छोड़ता है। ये फ्री रहते हैं सोल्यूशन में। किस फॉर्म में रहते हैं, फ्री रहते हैं। क्यों? ये हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कर नहीं सकते। क्लोराइड आयन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HCl बना नहीं सकता, क्योंकि ये आयन्स की फॉर्म में ही रहना पसंद करते हैं। लिहाजा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली वो एसिडिक सोल्यूशन बना लेता है। इसकी एक और एग्जांपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कॉपर पॉजिटिव 2 चार्ज जो होता है वो क्या करता है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन पकड़कर बना लेता है कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस। अब देखें, वाटर के 2 हाइड्रोक्सिल आयंस कैप्चर हो गए तो उससे क्या बन गई, वीक बेस बन गई। तो अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा एक सल्फेट आयन
और 2 हाइड्रोजन आयन। आप कहेंगे ये तो सल्फ्यूरिक एसिड के आयोनाइज्ड फॉर्म लग रही है। जी बिल्कुल वही है, स्ट्रॉन्ग एसिड के आयन्स हैं। ये आपस में रिएक्शन नहीं करते, यानी कि हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये फ्री स्टेट में रहते हैं। अब इस रिएक्शन की सूरत में भी क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन्स फ्री स्टेट की फॉर्म में आना शुरू हो गए। हाइड्रोजन आयन्स हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन का पार्ट प्ले नहीं कर रहे, हिस्सा नहीं बन रहे, फ्री स्टेट में आते गए, सोल्यूशन में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई, अल्टीमेटली ये सोल्यूशन भी क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसको अगर मैं जनरली लिखूं, वीक बेसिस के सॉल्ट कर क्या रहे हैं, देखें जरा गौर से मेरी बात सुनिए। वीक बेस वाला सॉल्ट जो होगा, वीक बेस का सॉल्ट जो होगा वो करेगा क्या, वाटर से मिलके H2O, वाटर होता है ना, मैंने उसको H और OH लिख दिया, क्या करेगा, वीक बेस बनाएगा, साथ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। ये जो वीक बेस है ये आयोनाइज नहीं होती, वरना ये हाइड्रोक्सिल आयन लूज करती है और न्यूट्रल हो जाता है सॉल्यूशन। लेकिन इससे हो क्या रहा है, वीक बेस जैसे बनती जा रही है, हाइड्रोक्सिल आयन कैप्चर होते जा रहे हैं, ये इस्तेमाल हो जाएगा बाय वीक बेस के सॉल्ट से। तो ये हो गया यूज। पीछे क्या छोड़ते जा रहा है वो, पीछे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, एसिडिक। नाउ लेट्स सी, अगर मैं वीक एसिड का सॉल्ट लूं तो क्या होता है, solution of salt of weak acid। अब गौर से देखें जरा, मेरे पास है वीक एसिड CH3 COOH, उसका मैंने जब बेस से रिएक्शन कराया तो बन गया Na पॉजिटिव, ये बन गया सोडियम एसीटेट, वीक एसिड का सॉल्ट। इसको मैं वाटर से रिएक्ट कराता हूं H2O से। तो अब आपने गौर से देखना है, इसमें मौजूद ये जो एसीटेट आयंस है ये हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन करता है, हाइड्रोलिसिस होता है। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन को पकड़ के बनाता है वीक एसिड। क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 COOH, पीछे क्या छोड़ देगा, पीछे छोड़ देगा ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है ना, इसमें ये सोडियम आयन हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सोडियम आयन इस काबिल नहीं होता कि ये हाइड्रोक्सिल आयन को पकड़ के दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ले। लिहाजा सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये सोडियम से कंबाइन होकर हाइड्रोक्सिल आयन सोडियम से कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती गई और आपका साल्ट हाइड्रोजन आयन खाता गया, तो अल्टीमेटली वीक एसिड बनाता गया जो हाइड्रोजन आयन के जुड़ने से बना है। तो वीक एसिड में हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल होता गया, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन छोड़ता गया, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती गई, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इस्तेमाल होती गई। तो अल्टीमेटली आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाने से, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाने से क्या बन जाएगा, बेसिक। स्टूडेंट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आप गौर से देखें तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड अल्टीमेटली क्या बना रहा है, बेसिक सॉल्यूशन। इसको दूसरे नजरिए से देखेंगे तो ये भी बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। उसकी वजह क्या है, जो असल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, उसकी Kb वैल्यू बहुत हाई होती है और एसिटिक एसिड की जो Ka वैल्यू होती है वो बहुत लो होती है। लिहाजा एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मिलके बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे। और अगर मैं इधर वापस ऊपर जाऊं तो ये जो मेरे HCl और नीचे H2SO4 बना है, जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ ये HCl है और दोबारा स्टार लगा रहा हूँ ये H2SO4 है, इनकी Ka वैल्यू बहुत हाई होती है और इनके साथ जो बेसिस बन रही है इनकी Kb वैल्यू बहुत कम होती है। लिहाजा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड इज अल्टीमेटली एसिडिक सॉल्यूशन। अब क्या NaCl के अलावा और कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं बनाता, बहुत सारे न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे पास, वो हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने वाले हैं NaCl तो है ही है, KCl, Na2SO4
KBr एक्सेट्रा। आप कहेंगे ये तो सारे वही हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनते हैं। बिल्कुल, ये सारे वही हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनते हैं। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।